अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जैसा कि मुल्तान में आज देखने में आया कि फोक बहुत ज्यादा, और बच्चों के जो स्कूल हैं वो भी खुल चुके हैं। आज उनका फर्स्ट डे है न्यू ईयर में और नई क्लासेस का आगाज हुआ है। लेकिन तालीम भी जरूरी है, लेकिन बच्चों को जब आप स्कूल भेजें तो थोड़ा सा उनको कवर करके, बल्कि थोड़ा सा मैं कह रही हूँ लेकिन आपने बहुत ज्यादा कवर करके उनको भेजना है, ताकि उनको हम इस सर्दी से महफूज रख सकें। कुछ दिन की सर्दी है, अगर हम इस सर्दी को एहतियात के साथ गुजारेंगे तो यकीनन हम बहुत सारे मसाइल, परेशानियों से, बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो चीज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो है हमारे फौरन से रिएक्शन। हम जब गुस्से में आते हैं तो फौरन से हम रिएक्शन जो देते हैं वो हमारे लिए बहुत दफा बहुत सारी परेशानियों का सबब बनता है। और जिस तरह के आपको, हम वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान जो है बड़ी जज्बाती कौम है, फौरन से रिएक्शन दे देती है। ये हमारे खून के अंदर शामिल है, हमारी मिट्टी के अंदर शामिल है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां आपको बात सुनने के बाद उसके ऊपर सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। फौरन से हर बात का रिएक्शन दे देना हमारे लिए और सामने वाले के लिए बहुत सी मुश्किलात का बाइस बनता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आना बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है कि जज्बात इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। जज्बात बहुत खूबसूरत हिस्सा है हमारी जिंदगी का और बहुत अहमियत रखता है। जिस इंसान के अंदर जज्बात नहीं होते तो हम उसको, अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं बेहिस, इसमें किसी चीज का एहसास नहीं है। तो गुस्सा भी अपने जज्बात को जाहिर करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस बेहतरीन तरीके को हमने इतना इस्तेमाल नहीं करना कि ये बेहतरीन तो है ही लेकिन हमारे लिए नुकसान का बाइस भी बने। बहुत सारी जगहों पे हमें फौरन से गुस्सा आ जाता है और हमारा दिल भी करता है हम इसको जवाब दें, लेकिन वहां पे अगर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे अपने आप को और सामने वाले को, तो हम, मेरा ख्याल है, सही फैसला करने में भी कामयाब हो जाएंगे। और सामने वाला अगर गलत भी है, अगर हम चुप करेंगे, थोड़ा सा उसको टाइम देंगे, फौरन रिएक्शन नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है उसको अपनी गलती का ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा कि मैं तो इतना कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला तो मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। तो इस चीज में थोड़ा सा टाइम देने में एक तो आप गलत फैसला लेने से बचेंगे, और एक ये जो सामने वाला है उसके साथ जो आपका रिलेशन है उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। और रिलेशन जो आप फौरन रिएक्शन देके खत्म हो जाता है वो थोड़ा सा आप बचा सकते हैं, और उसको थोड़ा सा स्पेस देके आप जब दोबारा मिले तो फौरन से आप जब मुस्कुरा के मिले, तो मेरा ख्याल है वो गुस्से का जो रिएक्शन है वो भी काफी खत्म हो जाता है। और आपका जो सही फैसला है, फिर आप लोग आपस में, अक्सर देखा होगा आपने, गुस्से में बहुत लोग हैं, लोगों ने उनको आपस में छुड़वा दिया कि मत करो, अभी कोई फैसला मत करो। वही कुछ देर के बाद जब वो लोग मिलते हैं तो आपस में हंस रहे होते हैं कि अच्छा किया तब हमने कोई बात नहीं की, वो इसलिए, अगर हम उस वक्त कोई बात करते तो यकीनन हम गलत फैसला लेते। तो जब भी, आज का मेरा मैसेज ये है, जब भी आपको गुस्सा है थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दे, फौरन से रिएक्शन ना दे। सोचिए कि मैंने जो इसके बारे में जवाब देना है या जो मैंने इसके बारे में रिएक्ट करना है वो कितना मेरे लिए अच्छा साबित होगा और सामने वाले के लिए अच्छा साबित होगा। तो थोड़ा सा टाइम लेके अपने रिएक्शन का, अपने गुस्से का जो है इजहार करें। जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा टैलेंट है, अगर उनको खुशी भी है, उनको गुस्सा भी है, उन्होंने अपने लफ्जों के जरिए अपनी इन दोनों चीजों का इजहार करना है। हम पूछेंगे जब उनको गुस्सा आता है तो वो रिएक्शन में कैसे इस गुस्से को बयान करती है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक खास सलाहियत दी गई है। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, कोमल जोया, इंटरनेशनल जो है पोइट, हमारे साथ मौजूद है। अपनी किताबें लिख चुकी हैं, 2 किताबें इनकी पब्लिश हो चुकी हैं, एक 2013 में और एक 2023 में, और जो तीसरी है वो इन प्रोसेस है। हम इनसे पूछेंगे ये अपने गुस्से का इजहार शायरी के जरिए कैसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप आई। और सर्दी का सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सर्दी कैसी है? सर्दी तो फरीहा इस बार ऐसे लग रहा है जैसे मुल्तान में कोई रिकॉर्ड साज जो है वो सर्दी इस बार आई है, क्योंकि हम 48 डिग्री पे रहने वाले लोग हैं। हम लोगों के लिए 6 डिग्री जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे माइनस की तरफ हम जा रहे हैं, और हमें खुद भी एडजस्ट नहीं हो रहा कि इतनी सर्दी मुल्तान में कैसे। और मेरे ख्याल में पहली बार हम लोगों ने शायद इतनी ज्यादा ठंड फेस की है। तो सर्दी तो खैर अरूज पे है अपने। और आज को मतलब चलते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। जी जी, फौरन से रिएक्शन देना कितना गलत साबित होता है? मेरे ख्याल में फौरन से रिएक्शन देना 90% जो है वो मनफी ही तासुर पैदा करता है आपकी शख्सियत के लिए। और गुस्सा जो है, जिस तरह आप बात कर रही हैं, गुस्सा हमारी जज्बा है एक, लेकिन ये एक मनफी जज्बा है। तो बेहतर ये होता है कि हम सबसे पहले तो अपने आप को काबू में रखें, अपना टेम्पर लूज होने से बचाएं।
اور اس کے بعد پھر اگر اس کے ہم سائیڈ افیکٹس پہ بات کریں تو غصے کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ کوئی بھی پازیٹیو رزلٹ لے کے نہیں آتا ہے. آپ اپنے رشتے گنوا دیتے ہو, سب سے پہلے آپ اپنی صحت کو گنوا دیتے ہو. غصہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا آپ دوسرے کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, آپ کے اپنے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے. آپ خدا نخواستہ اتنا زیادہ اگر آپ غصہ اپنے اندر بھر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی کسی نروس پہ اثر کر جاتا ہے, فالج کا بھی باعث بن سکتا ہے. آپ اپنی شخصیت کا وقار بھی کھو دیتے ہیں. آپ جب وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, آپ ٹیمپر لوز کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہتی ہے, سب سے پہلے وہی آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے. تو آپ جس زبان کا استعمال کریں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو کومل کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فوراً ریئیکٹ کیا اور اس کے بعد آپ سوچتے اور آپ کو پچھتاوا ہو کہ مجھے یہاں پہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا اپنے آپ کو, کبھی کوئی ایسا ہوا؟ بالکل, بہت بار ایسا ہو چکا ہے. اصل میں خود بھی ایک جذباتی شخصیت ہوں. جذباتی شخصیت, میرا خیال ہے ہم خواتین جذباتی ہی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہے. اور پھر ایز اے پوئٹسٹ میں کچھ سینسٹیو زیادہ ہوں. میں ان چیزوں کو بہت باریکی کے ساتھ یا بہت زیادہ کینلی میں محسوس کر جاتی ہوں. اگر کوئی کسی کا بھی رویہ ہے تو اس میں پھر یہ تھا کہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کافی دقت ہوتی تھی. کئی معاملات ایسے ہوتے تھے, فار ایگزامپل سب سے پہلی مثال تو میں سوشل میڈیا کی دوں گی, کیونکہ ہم لوگوں کا ایک پلیٹ فارم تھا یہ سوشل میڈیا. ہم لوگوں نے جو لکھا اس پہ ہم لوگوں نے لگا دیا. بعض اوقات ایسا ریئیکشن آ جاتا تھا, مطلب کچھ لوگ تو صرف شوقیہ یوز کرتے ہیں اور منفی کمنٹس کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ جس نے اتنی محنت سے لکھا ہے, اتنے دل سے لکھا ہے, اس پہ کیا گزر رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت پہ جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. اس میں پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ ٹیمپر لوز کر جاتی تھی اور میں فوری طور پہ ان کو کمنٹ کا ریپلائی کر دینا یا کچھ اس طرح جواب دینا کہ جسے میں اپنا غصہ نکال سکوں. لیکن اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوا کہ وہ بندہ جو ایک بار بدتمیزی کر سکتا ہے وہ بار بار بدتمیزی کر سکتا ہے. تو اس طرح ہوتے ہوتے وہ معاملہ بعض اوقات ایسا پھیل جاتا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ نہیں, مجھے خود اس اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اس کو جواب دوں, مجھے اسے بلاک کر دینا چاہیے. بعض اوقات پروفیشنل فیلڈز میں بھی ایسا ہوا ہے. ایک دو بار ایسا ہوا کہ اس غصے کی بنیاد پہ میں نے اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھا اور میں ٹیبل پہ پھینک کے آ گئی. لیکن ان کے نقصانات کافی زیادہ ہیں اور آہستہ آہستہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی شخصیت میں سے یہ مائنس کرتی جاؤں تاکہ میرے اندر بیٹرمنٹ آئے. اور میرے خیال میں بیٹرمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اور اس میں غصہ جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر بالکل ایسا ہی. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اتنی بات کسی کی بری لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو سامنے والا آپ کو کمزور بھی سمجھتا ہے اور بار بار آپ کی اس حد تک عزت مجروح کر لیتا ہے, آپ کے ذات کے اوپر, آپ کے کریکٹر کے اوپر ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو کہیں جو ہے فوراً سے ریئیکٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ میں نے جواب نہ دیا تو شاید میرے کریکٹر کا بھی سوال ہے, مجھے دینا چاہیے. لیکن ہر جگہ یہ معاملہ نہیں ہوتا, ہر جگہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی. یہ 100 میں سے 98 یا 97% ایسا ہوتا ہے. ادروائز جو ہے آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دے کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا کومل, اب بات کرتے ہیں آپ کی پروفیشن کے اوپر. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شاعری میں آئے ہوئے اور شاعری شروع کیسے کیا؟ شاعری میں نے بہت ارلی ایج میں, اور میرے خیال میں آپ جس پوئٹ یا پوئٹس سے پوچھیں گے اس نے یہی بتانا ہے کہ بہت ارلی ایج میں, کیونکہ یہ ایک بائی بورن آپ یوں سمجھ لیں, ہم اس کو ایکسپلور کب کرتے ہیں بات یہ ہوتی ہے. تو میں نے جب شاعری کو ایکسپلور کیا شاید میں 6th کلاس میں تھی, اور میں اس وقت بھی مجھے اردو کی بہت زیادہ سمجھ نہیں تھی, لیکن میں الفاظ وہ استعمال کر جایا کرتی تھی جن کے معنی مجھے نہیں آتے تھے, لیکن میں ان کو بالکل ٹھیک جگہ پہ استعمال کرتی تھی. تو وہ میری جو کلاس ٹیچر تھی مس رفیدہ ان کا نام تھا, انہوں نے پرنسپل تک یہ بات پہنچائی کہ بچی جو لفظ لکھتی ہے وہ اس کی فہم سے بہت اونچے الفاظ ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گروم کرتے کرتے یہ ہوا کہ جیسے اسکول میں کوئی فنکشن ہے, کوئی پارٹی ہے, اس میں کوئی مزاحیہ نظم لکھنی ہے یا کوئی پیروڈی کرنی ہے, تو وہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ میٹرک تک میں نے اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا. مجھے ایسے لگا کہ میں اچھا لکھ سکتی ہوں, بہتر لکھ سکتی ہوں. نوائی وقت اس دور میں ہوتے تھے, سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. نوائی وقت, خبریں اور ایک میگزین جو صرف ویکینڈ اخبار جہاں. اچھا, ان رسالوں کرن, خواتین شعاع, کچھ اس طرح کے میگزینز بھی ہوا کرتے تھے, تو ان میں میں نے اپنی شاعری بھیجنا شروع کی. اور وہ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنے ریئل نیم سے نہیں لکھتی. میرا جو اصلی نام ہے وہ شازیہ ہے. کومل جویا میرا پین نیم ہے. اور اس میں یہ تھا کہ کچھ خاندانی معاملات ایسے تھے, کچھ مجھے لگا کہ شاید ارلی تھی, تھوڑا خوف تھا کہ شاید مجھے ڈانٹ پڑ جائے, تو میں نے یہ چھپا کے لکھا. اپنا نام جو ہے وہ ذرا چھپایا ہوا تھا فیملی سے, والدین سے.
मैट्रिक में ये हुआ कि जब कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बेहतर हो गया, और इस तरह से हुआ कि जो मेरे वालिद साहब थे वो वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहाँ पे कुछ वकीलों में शोरा आज़ाद थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब से ही कहा मैगज़ीन पढ़ते हुए कि आप जानते हैं कोमल जोइया को, आप भी जोइया कास्ट के हैं और ये भी लिखते हैं। तो वहाँ से जो है उन्होंने आके मुझसे ही पूछा, उन्हें पता था आपका मैं राज magazine- फाश हुआ। हाँ बिल्कुल, आके उन्होंने मुझसे ही पूछा कि क्या जानती हैं आप कोमल को, तो मैंने उन्हें फिर बहुत डरते डरते बताया। लेकिन ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिएक्शन इतना अच्छा। पॉजिटिव था, जो मेरे खौफ थे वो सारे ज़ाइल हो क्योंकि गए। उनको वहां से अप्रिसिएशन में पूछा ना गया था बिल्कुल, किसी के कि आप बिल्कुल, कोमल जोया को जानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त मतलब बाकायदा तौर पे, जिसको बाज़ाब्ता कहते हैं, ये मेरा शायरी के साथ पहला तारुफ था मैट्रिक। अच्छा, कोई फैमिली में और भी है इस तरह या आप ही हैं? नहीं, मेरी जो फैमिली है उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन ससुराली रिश्तेदारों में नज़्म के एक बड़े मारूफ शायर हैं रफीक संदीलवी, और उनके भाई हैं रशीद संदीलवी, वो गज़ल के शायर हैं। तो ससुराल की तरफ से हैं, लेकिन मेके में मेरे अच्छा, तो शुरू में ऐसा हुआ कि लोगों का आपको नेगेटिव भी रिस्पांस मिला हो कि ये क्या काम शुरू किया है? बस वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बाहर से तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन घर में बहन भाइयों ने मजाक उड़ाना शुरू कर देना कि ये क्या चीज़ है, और हर वक्त सोचे में घूम रहती है, और रातों को जाग रही है, और लिख रही है, रिसाले पढ़ रही है। मेरी पूरी लाइफ जो है, आप यूँ समझिए मेरा बचपन पूरा किताबों में ही गुजरा है। मैं अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकला करती थी, बस तो खाना पीना या जो स्कूल का टाइम होता था, कॉलेज का टाइम, बाकी मेरा पूरा वक्त किताबों में गुजरता था। तो काफ़ी मनफी भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा मनफी नहीं था। और एप्रिसिएशन कौन से स्टेज पे आके आपको मिली उनसे? एप्रिसिएशन मुझे फर्स्ट ईयर में आके, जब हमारा कॉलेज का दौर था, उसमें बाकायदा एप्रिसिएशन इस तरह से मिली कि कमर रज़ा शहजाद हैं, कबीरवाला के बड़े मारूफ शायर हैं, वो हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी जो मिसेस थी वो हमारी टीचर थी, और वो हमारे जो तकरीबात होती थी कॉलेज की, वो उसको हैंडल करती थी। तो वहाँ पे एक मुकाबला हुआ करता था, इंटर कॉलेजिएट मुशायरा जो है वो, उसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस की लड़कियाँ आती थीं। वहाँ पे मैंने अपनी पहली गज़ल लिख के जब मैम को दी, तो मैम ने जाके, क्योंकि वो चेक करवाए बगैर तो शामिल नहीं की जा सकती थी, जब कमर रज़ा शहजाद के पास वो गज़ल पहुंची, तो उन्होंने फिर मैम को बताया कि ये बच्ची लिख सकती है। फिर वो मैम ने ही उंगली पकड़ी, और यूँ समझे कि 4th ईयर तक मैंने तमाम तकरीबात में पहली पोजीशन ली, और वो सारे इनामात या सर्टिफिकेट जो हैं वो बाकायदा तहरीक का बायस बने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो 6th क्लास से आपने बहुत अर्ली शुरू किया ये काम, तो किस किस्म की आपने शायरी से जो है वो स्टार्ट लिया था? अच्छा, उस वक्त शायरी का ये भी नहीं पता था कि शायरी बेसिकली है क्या चीज। बिल्कुल, जैसे अब तो इसकी पता है या तो इसको मज़ामीन- मोहब्बत हुई है या जी इसका बिल्कुल, दिल टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, शायर ये बना। एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर बना हुआ है, अवामी जो रवैया है, ये बिल्कुल गलत है। ये मिक्स वैल्यू है। हाँ बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ, जब 6th क्लास में मैं लिख रही हूँ, मैं शायद 9 साल की थी, उस एज में ना कोई इश्क का कोई ताल्लुक होता है, ना कोई यही तो मैं पूछ रही हूँ कि 6th क्लास में आपका जो उन्वान था वो क्या था? अच्छा, वो बिल्कुल मतलब बेवज़न थे अल्फाज, लेकिन मुझे आज भी थोड़ा सा याद है, मैं बताती चलूँ। वो शेर जो था, गुर्बत व मुफलिसी का मजाक मत उड़ा, हम दिल के शहनशाह हैं, कभी आजमा के देख। तो ये मेरी 6th क्लास की शायरी है, ये मेरा पहला शेर था। लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है, कुछ अगर कोई समझने वाला समझे। तो मुझे लगता है वो मतलब एक आपके अंदर जो एक अपनी जाती तौर पे जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक मखसूस मौजू के साथ जो है वो मुंसलिक हो। बस जो उस ज़हन में आया मैंने लिख दिया, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैंने ये लिखा क्या है। लेकिन ग्रेजुअली जब मैं मैट्रिक तक गई हूँ, तो मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर है आप करंट अफेयर्स पे लिखो, करंट इशूज जो होते हैं। उसमें कश्मीर का इशू चल रहा था, तो कश्मीर पे लिख दिया, या फिर हमें टॉपिक्स भी मिल जाते थे कॉलेज की तरफ से। मादरे मिल्लत पे लिखना है आपने, तो मादरे मिल्लत पे लिख दिया। कायदे आज़म के हवाले से लिखना है, तो कायदे आज़म के हवाले से लिख दिया। उस वक्त बाकायदा एक जहत नहीं थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पे मुझे मेरी शायरी ने एक टर्न लिया है। मैंने कुछ अच्छा कोई रोमानवी शायरी भी लिखी है, जैसे हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोहसिन नकवी को पढ़ा, तो वो रंग थोड़ा सा आ गया। सलीम कौसर को पढ़ा, अहमद फराज को पढ़ा, अब्बास ताबिश को। अब हम जमाने को पढ़ रहे हैं, अब हम हालात को पढ़ रहे हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली जो हमारा दौर था पढ़ने का, उसमें हमने हर उस बंदे को फॉलो करने की कोशिश की है जो हमारे पसंदीदा हुआ करते। नासिर काज़मी थे, मेरे ये पसंदीदा शोरा में शामिल है। सलीम कौसर, अहमद फराज। किससे इंस्पायर होके आपने, ये तो सारे आपके पसंदीदा फेवरेट पोएट्स हैं, किससे इंस्पायर होके आपने शायरी स्टार्ट की? या 6th क्लास में अगर आप लिख सकती थी, तो यकीनन आपका कोई ना कोई आइडियल भी जरूर होगा।
میں شروع کی جو شاعری پڑھنے کا جو وقت تھا اس میں نے ناصر کاظمی کو پڑھا، حالانکہ وہ ایج ناصر کاظمی کو سمجھنے کی نہیں تھی، لیکن بس وہ انٹرسٹ تھا، کیونکہ یا پھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میگزین میں جو چھپ گئی ہیں، کیونکہ رسائی ہماری میگزین تک ہوتی تھی، سوشل میڈیا تو بالکل اس وقت تھا نہیں، اور میگزینز میں جو چھپ جاتے تھے، جو اچھے شاعر ہوتے تھے، جو کلک کر جاتا تھا، تو بس وہی پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن پھر باقاعدہ جب وہ پاکٹ منی جمع کر کے کتابیں خریدنے کی عمر ہوئی ہے، تو وہ کتابیں خریدنے کے لیے میں نے سب سے پہلے سعد اللہ شاہ کی کتابیں خریدیں، اعتبار ساجد کی کتابیں خریدیں، پھر اس کے بعد پروین شاکر کی کتابیں خریدی، نوشی گیلانی کی. تو یہ پھر انسپریشن ملی جلی تھی اس وقت. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے اپنا ایک ذاتی جو رنگ ہے وہ میں نے اب اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو جیسے شاعری آپ لکھتی ہیں، تو اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے یا پھر کہیں بھی آمد ہو جاتی ہے اور آپ وہیں سے لکھ لیتی ہیں اور بعد میں جو ہے اس کی وہ نوک پلک جو اس کو سیدھا کر رہی ہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک کافی سارے لوگوں کے حوالے سے یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ ان کو جب تک ایک لائبریری کا کارنر نہ ملے، چائے کا کپ نہ ملے اور وہ علیحدگی نہ ہو، تنہائی نہ ہو، وہ لکھ نہیں پاتے. لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. میرے ساتھ یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے زیادہ سہولت ہے، مطلب میں اگر بیٹھ کے لکھنے لگی ہوں تو میرا دماغ باؤنڈ ہو جاتا ہے، میں فوکس کر کے نہیں لکھ سکتی ہوں. اگر میں چل رہی ہوں بعض اوقات چلتے پھرتے جو بھی سچویشن ہے تو میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آپ سے بات کریں گے آپ کی میرڈ لائف کے حوالے سے، لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. کومل کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 6 کلاس سے اپنی جو شاعری شروع کی، ان کو تو یقیناً نیگیٹو جو ہے لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب ان سے پوچھیں کہ ان کی شادی کے حوالے سے کہ جب ان کا رشتہ ہوا تو ان کو فیم کی وجہ سے ان کا لوگوں نے ان کو اپروچ کیا یا پھر ان کو ہی وہاں آ کے پتہ لگا کہ جس لڑکی کا ہم رشتہ لینے آئے ہیں وہ ایک بہت فیمس جو ہے پوئٹ ہے اور آگے جا کے مزید اس کو جو ہے کامیابیاں ملیں گی. جی کومل. تو شاید کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں. یہ میں اپنی اسٹرگل کی بھی بات کر رہی ہوں. جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو 0 سے لیا تھا. اب الحمدللہ کوئی کچھ لوگ ہیں جو پہچانتے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ لابیزم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ویسے ہر فیلڈ میں ہے، وہ لابی کا حصہ. جی بالکل ہر فیلڈ میں ہے، لیکن کیونکہ میں اس فیلڈ میں جب باقاعدہ آئی ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ کی لیگ پولنگ ضرورت سے زیادہ ہے. ایک ادب کی فیلڈ ہے، اس میں ادب جو جتنا ہونا چاہیے اتنا موجود نہیں ہے. تو سب نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں. کوئی جس گروپ کا تعلق آپ یوں سمجھ لیں کہ سرکاری ملازمین کا ایک گروپ ہے، تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بلانا ہے، اپنے ہی لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. اچھا، اس حوالے سے میں بات کرتی چلوں کہ ملتان میں بھی کوئی اتنا زیادہ فیوچر نہیں تھا شاعری کا برائٹ. تو اس میں راؤ وحید اسد ہیں اور ڈاکٹر شکیل پیتافی صاحب ہیں. انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے. ویسے تو یہ ایک آن لائن ارننگ کے لیے امیزون کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اسی کے بینر تلے ایک ہم لوگوں نے ریختہ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے تقریباً کوئی 12-13 پروگرام چل چکے ہیں. اس میں ہم لوگ شاعری کو پروموٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان لکھاریوں کو ہم کالجز یونیورسٹیز میں جا کے پروگرام کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی آگے ہیں، اور وہ جو ایک گروہ بندی کا ایک سلسلہ ہے اس کو کم از کم ہم ملتان کی سطح پہ ختم کریں. اچھا کومل، میں میرے شو میں جو بھی شاعر آتا ہے میں ہمیشہ ان سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اچھے پوئٹ کی اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟
अच्छे शायर के अंदर सबसे पहले तो मैं समझती हूँ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके अंदर पिकिंग पावर जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को अपने ऊपर महसूस करके लिखे। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप एक ही साइड पे कोई रोमांस का जो है वो पहलू लेके उसको लिखते रहो। यहाँ लोग भूख से मर रहे हों, वहाँ लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हों, तो आप उन पे कुछ ना लिख पाओ। मुझे लगता है कि अच्छा शायर वही है जो हालात को भी समझे, जो माहौल को भी देखे और जो सूरत हाल के साथ साथ अपनी जो लिखने की सलाहियत है उसको मज़ीद बेहतर कर सके। ठीक है। अच्छा, जो फ्यूचर टैलेंट हंट का आप बता रही हैं, इसके अंदर जब नौजवान नस्ल आती है अपने किसी टैलेंट को दिखाने के लिए, जैसे आप बता रहे हैं हम नौजवानों को प्रमोट कर रहे हैं शायरी के हवाले से, तो उनकी शायरी में क्या देखती हैं आप? हालात, रोमांस या फिर एक ख्याली दुनिया? अच्छा, ख्याली दुनिया भी है, लेकिन आज का जो नौजवान है शायद उनके अंदर शऊर सोशल मीडिया ने ही बहुत बेदार कर दिया है। तो हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब तक यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन सराइकी इस तरह से, किप्स कॉलेज में अब हमारा रिसेंट मुशायरा होने जा रहा है, तो इसी तरीके से जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि अब वो शायद हालात को बेहतर तरीके से कैप्चर करने की सलाहियत उनके अंदर है। तो अच्छा लिखने वाले जो हैं वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो वक्त का तकाजा है, हमें कुछ मज़ाहमत के साथ शायरी करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। कोमल, आपका इसमें कोई फ्यूचर है, आपको लगता है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने बिल्कुल जब स्टार्ट लिया था मैं बिल्कुल अकेली थी, और यहाँ पे अकेले बंदे का सरवाइव करना या किसी भी फील्ड में सिर्फ ज़रूरी नहीं कि शायरी की, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही बात आ जाती है, आप मुसलसल अगर आप चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ्यूचर टैलेंट हंट के साथ काम करना शुरू किया है, तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं अब। लेकिन इससे पहले भी मैं ग्रेजुअली चलती गई हूँ तो यहाँ तक मैं आ गई हूँ। मुझे लगता है कि आप जब एक डिवोशन के साथ, लगन के साथ आप आगे बढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। तो कोमल, यहाँ पे ना मुल्तान में मैंने बहुत देखने में आया कि एकेडमीज भी बन रही हैं, जिसके अंदर जो शायर जो शायरी करना चाहते हैं या जो है जिनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, वो वहाँ पे जा रहे हैं सीखने के लिए। तो आपको लगता है कि ये सिखाने से आ सकती है? ये तो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं से एग्री ना करें, ये तो बाय बर्थ होती है अगर आपके अंदर। तो ये एकेडमीज का क्या है? ये क्या एक उन्होंने सिर्फ कमाने का एक जरिया बनाया है, या फिर वाकई ही में ऐसा है? अच्छा, इसमें मैं दो चीजें बताती हूँ। पहली चीज ये है कि बाय बोर्न शायर होता है, ठीक है, उसके अंदर बेसाख्तगी होती है। शायरी क्या है? शायरी लफ्जों का सिर्फ तरतीब बदलने का नाम है। आपने अगर आप सीखना चाहो आप सीख भी सकते हो, लेकिन उसमें वो बेसाख्तगी नहीं होगी, आर्टिफिशियल लगेगा। तो जो बाय बोर्न शायर है वो जो लिखेगा उसमें, और जो सीखा हुआ शायर है उसमें आपको फर्क नजर आएगा। अच्छा, बहुत से लोग इसको अर्निंग का भी जरिया समझते हैं कि अर्निंग, हम एक बुक लिखेंगे और हम अमीर इतने हो जाएंगे कि जैसे वो हमने फिल्म कोई देखी है और उसके बाद एक बुक पब्लिश हुई है, उसके बाद जी हमें समझ नहीं आ रही हम पैसे रखे कहाँ, ऐसा कोई सीन? ऐसा बहुत सारे मामलात में चल रहा है, बल्कि आप किताब की बात करें तो मुशायरों की भी कीमत वसूल की जा रही है। मैंने पिछले दिन एक शेर लिखा था जिससे बाकायदा कुछ लोग नाराज भी हो गए थे कि सुखन की किस तरह कीमत वसूल करनी है, ये बात कुछ नए शोरा कराम जानते हैं। तो ये चल रहा है, कुछ लोग अपनी फेम को या अपना नाम जो उनका बन चुका है उसको कैश करवा रहे हैं। और मैं समझती हूँ जिस तरह से नए शोरा, लेकिन ये कि इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप उस कीमत के बगैर कहीं आना जाना जो है वो बिल्कुल किसी को आप तक रसाई मुश्किल हो जाए, उसको लगे कि अगर आपसे मिलना है तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए जिससे जाके वो आपसे मिल सकते हैं। अच्छा, कभी आपने इंटरव्यूज के अलावा मुशायरे, लाइव मुशायरा किया है? ऑनलाइन मुशायरे दो चार हुए हैं मेरे। जैसे इंडिया में एक था प्रोग्राम, वहाँ पे लाइव चला था, 2 घंटे का सेशन था। वहाँ पे एक क्लासरूम थी, वो लोग वहाँ पे सारे जमा थे और इधर से मैं लाइव ले रही थी। उसके अलावा कराची में 1-2 बार हुआ है। तो पहले मैं असल में गांव में रहती थी, तो वहाँ इंटरनेट का कुछ इस तरह से कनेक्शन इतना फास्ट नहीं था कि मैं रेगुलर। अब ये है कि यहाँ पे जब आई हूँ, ऑनलाइन मुशायरे हैं सही, कुछ अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट हैं कुछ इस तरह से जो मैं ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि फिजिकली अब क्योंकि मैं शहर में आ चुकी हूँ तो यहाँ पे ज्यादातर प्रोग्राम फिजिकली जो है वो
اور हो रहे कभी हैं। ऐसा हुआ है कि आप जब मुशायरे के दौरान गई हो तो कोई ऐसी किसी से आपको टॉन्ट, कोई ऐसे आवाज किसी ने लगाई हो और आपका वहीं से कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में लूज हो गया, अब तो माशाल्लाह आपको आदत हो चुकी है और लोग आपको जानते पहचानते, आपका एक नाम बन गया? मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद इस मामले में खुशकिस्मत हूँ। मेरा पहला जो प्रोग्राम था, जो मेरा पहला मुशायरा था, हर जगह पहली जगह आप जाते हैं तो आप नर्वस ज़रूर होते हैं। मैं भी नर्वस थी थोड़ी सी, लेकिन वहाँ वो अमजद इस्लाम अमजद और अब्बास ताबिश जैसे शोरा के साथ मेरा पहला प्रोग्राम था और लाहौर हाई कोर्ट में मुशायरा हुआ था। अब वहाँ पे वो सारे वकला थे, सब के सब इस तरह से सुलझे हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो वो टोंट वाला सिलसिला मुझे नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो दो चार एक लेवल बन जाता है आपका बिल्कुल कि ऐसे ही। आपने इन शोरा के वो प्रोफाइल हाई हो जाती है आपकी। तो जब मैंने वो पहला मुशायरा पढ़ा, उसके बाद जो मुझे मुशायरे बाद में मिलना शुरू हुए, वो सारे मुशायरे अच्छे मुशायरे थे। उसमें कोई इतना लो स्टैंडर्ड का मुशायरा नहीं था जिसमें मुझे टोंट वगैरह का सामना करना पड़े। अच्छा, और मजीद आपकी जो आप बुक लिख रही हैं जी जी। उसको कितना टाइम और दरकार है? कब तक नाजरीन को जो है वो पढ़ने को मिलेगी? ये प्रोसेस होता है जितना भी प्रिंटिंग प्रेस में जो होता है। मेरे पास तो तमाम गज़लें मुकम्मल हैं। मैं इस बार किताब बहुत बेहतरीन लाना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछली किताब में भी कुछ मसाइल रह गए थे जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए थे। और पहली किताब तो ज़ाहिर सी बात है, पहला जोश, पहली खुशी होती है, बस किताब आने की खुशी थी, तो उसमें भी काफ़ी मसाइल थे। तीसरी किताब पे मैं प्रॉपर वर्क करना चाह रही हूँ, तो इस बार बस ये है कि थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो उसकी सिलेक्शन का है। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बुक का नाम क्या था आपकी, दूसरी का क्या था, और जो तीसरी आ रही है उसका जी। नाम क्या? पहली किताब का नाम था ऐसा लगता है तुझको खो दूंगी। वो मेरे ही शेर से फड़फड़ाती है बाईं आंख मेरी, ऐसा लगता है तुझको खो दूंगी। वहां से हम लोगों ने लिया था नाम। दूसरी किताब भी जो है वो मेरे शेर से ही उसका नाम मैंने निकाला है, हाथ पे आई दस्तक। अच्छा, ये नाम ये आपने खुद से सेलेक्ट किए और लोगों ने इसको कितना सराहा? पहली किताब का नाम तो पब्लिशर ने शायद सेलेक्ट किया था, तो उसमें और शायरी के हवाले से जिस तरह से नाम होना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो उस तरह से नाम नहीं है। दूसरी किताब पे सिलेक्शन दो तीन लोगों ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने पब्लिक पोलिंग भी करवाई थी, तो इस नाम के हक में वोटिंग ज़्यादा हुई थी। तीसरी किताब का नाम भी एक शायर ने सेलेक्ट किया है, उनका नाम अभी रिवील नहीं करूँगी, वो इंशाल्लाह किताब के इंट्रोडक्शन में होगा, आवाज़ा गज़ल का। ठीक है, और इसका मायने क्या है? दूसरी जो किताब है उसका वो भी एक इस्तारा था, हाथ पे आई दस्तक। जैसे हम कहते हैं कि जुबान पे आई हुई बात, तो इस तरह से हाथ पे आई दस्तक। और जो तीसरी किताब है आवाज़ा गज़ल का, इसका मतलब है कि आपकी आवाज़, आपकी जो गज़ल है वो सुनाई दे रही है लोगों को। तो ये भी एक इस्ताराती नाम है और लोग गज़ल पढ़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये किताब आप लोगों को दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। कोमल, अगर आपको मौका मिले शायरों की जिंदगी में कोई चीज चेंज करने का पाकिस्तान में, तो आप कौन सी चीज चेंज करेंगे, कौन सी चेंजिंग लेके आएंगे? मैं चाहूंगी कि शायरों की लाइफ में ये जो ग्रुप बंदी है वो निकल जाए। अदब को खालिस्तन अदब समझ के आगे चलाएं। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने मतलब ओवरऑल बात कर रही हूँ, हर जगह ये चल रहा है कि जो शायर हैं उन्होंने अपने कुछ शागिर्द रखे हुए हैं 8-10, फिर उनको कुछ गज़लें दे दी जाती हैं। वो जो मुतशायर और मुतशायरात की इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के लिए, वो जो आगे लेके आ रहे हैं वो इंतहाई हद तलफी है जेन्युइन शायरों के साथ। तो मैं ये चाहती हूँ कि खुदा के लिए आप ये काम ना करें, जो असली शायर हैं उनका हक ना मारें और ये काम छोड़ दें। अच्छा, जो आपकी तीसरी बुक आ रही है उसके अंदर आपका उन्वान क्या है, मतलब आपने उसके अंदर क्या चीज बयान की? पहली किताब जो थी उसमें मिली जुली चीजें थी, दूसरी किताब में ज्यादातर रोमानवियत है, और तीसरी किताब में आप बगावत कह लें या जारहियत कह लें या फिर आप इसमें मज़ाहमत कह लें, ये अनासर होंगे। क्योंकि जो मैंने रिसेंट जितनी भी शायरी लिखी है वो अवाम की जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, ये जो लोगों के मसाइल हैं, फ़लस्तीन के मसाइल, कश्मीर के मसाइल, भूख के मसाइल, गुर्बत के मसाइल, तो उन मसाइल पे ज़्यादा शायरी। अच्छा कोमल, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि एक अच्छे शायर बनने के लिए क्या मोहब्बत होना और दिल टूटना बहुत ज़रूरी है? नहीं, ये बात मैं कहूंगी कि इंतहाई एक गलत किस्म का कॉन्सेप्ट लोगों ने ये बनाया हुआ है कि जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा तब तक शायरी आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, और ये शायद आप लोग देखने वाले भी और आप एग्री ना करें, बहुत सारी जगहों पे जब आप बहुत ज्यादा गमज़दा होते हैं तो आपको शेर जो है वो
बिल्कुल क्लियर समझ आ रहे होते हैं। हाँ, उसकी क्या अच्छा ये देखिए ना, हम जो मसाइल पे लिख रहे हैं वो भी हम महसूस करके ही लिख रहे हैं ना, तो बिल्कुल जज्बात के साथ अटैच है शायरी। हाँ। लेकिन वो एक आप यूं समझ लें कि जब आप चलिए आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरा दिल टूटता है, तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के हवाले से लिखूंगी। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इर्द गिर्द के माहौल की, तो मैं 50 लोग जो मेरे सामने बैठे होंगे मैं उनको देख के लिखूंगी, तो वो मेरी शायरी का कैनवस वसी हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं अपने। तो मुझे लगता है कि इसकी ये जो एक हिस्सा समझ लें, एक हिस्सा समझ लें इसको, ये भी है, शामिल है, क्योंकि आप उस शायरी का जो रंग है वो अच्छे से लेके आ सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप देखने वाले इस बात से एग्री इसलिए करेंगे क्योंकि आपने जब 6th क्लास से शायरी शुरू की है, तो उस टाइम मेरा ख्याल है प्यार मोहब्बत और दिल टूटने वाला कोई सीन नहीं होता। तो ये मिथ्स हैं, हाँ कहीं काम आ भी जाती है, लेकिन हर जगह ये जो फॉर्मूला है फिट नहीं होता। अच्छा, और कोई अपनी बुक में से कोई गजल अपनी लिखी हुई आप जो हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें? जी, मैं आपको सुना देती हूँ। ये मेरी किताब है हाथ पे आई दस्तक, और इसमें से मैं आपको गजल सुना देती हूँ। बल्कि चले मैं आपको टाइटल गजल ही सुना देती हूँ। बेसबब हिज्र के मलबे से उठाई दस्तक, बेसबब हिज्र के मलबे से उठाई दस्तक, कोई सुनता ही नहीं चीख दुहाई दस्तक, दर्द ठोकर से हिला आया है अंदर के किवाड़, दर्द ठोकर से हिला आया है अंदर के किवाड़, अब ये धड़कन है कि सीने में समाई दस्तक, ऐसा लगता है कोई बिछड़ा हुआ आया है, किसने शोरीदा हवाओं को सिखाई दस्तक, तुमने आवाज पे रखी थी समाअत मरकूज, तुमने आवाज पे रखी थी समाअत मरकूज, तुम न सुन पाए कभी हाथ पे आई दस्तक, फिर मैं ये कुफल भला खोलने आई कैसे, मैं तो पहचानती थी खूब पराई दस्तक, उसने बस 3 तलक गिन के मुझे मार दिया, उसने बस 3 तलक गिन के मुझे मार दिया, मैंने 100 बार ये आवाज लगाई दस्तक। बहुत खूबसूरत, जिसका उन्वान टाइटल गजल इतनी खूबसूरत है, तो उसकी जो अंदर आप बुक लेके जब रीडिंग करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं आपको देखने को पढ़ने को मिलेंगी, और मेरा ख्याल है यकीनन कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्ट जरूर करेंगे। अच्छा, जो न्यू शायर बनना चाह रहे हैं, नए जिनके अंदर शायरी का जज्बा जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से मतलब जैसे एक उस्ताद ज़रूरी समझते हैं लोग कि उस्ताद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके अंदर अगर लगन है, ख्वाहिश है, तो आप अकेले भी आगे चल सकते हो। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने किसी उस्ताद के साथ राब्ता नहीं किया है। मौजूनियत आपकी अपनी तबीयत में होती है। अलबत्ता अगर आप सीखना ही चाह रहे हो तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। बहुत आपको जी बिल्कुल, आसानी दे देता है। तो बजाय इसके कि आप किसी का शागिर्द बन के फिर उसके क्योंकि यहाँ पे उस्ताद होने का मतलब ये है कि वो एक छोटा सा जुमला भी ऐड कर देते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 4 लोगों में बैठेंगे तो वो ये बताना जरूर बेहतर समझेंगे कि ये फलां शागिर्द है मेरा, उससे मैं लिख के देता हूँ। उसके अंदर उन्होंने एक ही चीज क्यों ना ऐड की हो। अच्छा कोमल, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज में ये देना चाहूंगी कि मेरी ना शायरी में ज्यादातर चीज जो है करंट अफेयर्स के हवाले से, तो मैं ये लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लिखें, लेकिन कोशिश करें कि जो समाजी मसाइल हैं उन पे कलम उठाएं, क्योंकि जो शायर है वो माशरे में बेहतरी ला सकता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, अच्छा अदब पढ़ने वाले होते हैं, वो आपकी अगर शायरी को फॉलो करते हैं, कोई एक इंसान भी अगर बेहतरी की तरफ आ जाता है तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने हमें टाइम दिया हमारे शो में। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जाते हुए दोबारा से आपको अपना एक दफा टॉपिक याद करवाऊंगी कि फौरन रिएक्शन से थोड़ा सा ग्रेस करें, थोड़ा सा स्पेस दें अपने आप को भी, सामने वाले को भी, ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।